हाय फ्रेंड्स, तो आज से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड चैप्टर। इसमें असेसमेंट ऑफ कंपनी, एलएलपी, नॉन रेसिडेंट एंड और एक छोटा सा पॉइंट है एएमटी, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, जो आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है। ये चार छोटे छोटे टॉपिक में कवर करने वाला हूँ, ठीक है। चलो तो आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ पहले अपना फोकस होगा असेसमेंट ऑफ कंपनी के ऊपर। अभी इसमें जो पहला पार्ट है ना, इसमें कंपनी का डेफिनेशन दिया है जो आपने ऑलरेडी कंपनी लॉ में पढ़ा है, तो उसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि टैक्स में कंपनी क्या होती है, इंडियन कंपनी क्या होती है, फॉरेन कंपनी क्या होती है, वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सेक्शन 8 कंपनीज क्या होती है, सो दैट वन कम, जो आपने ऑलरेडी कंपनी लॉ पढ़ा है वो एज इट इज़ है। तो दोस्तों पहला पार्ट जो है ना वो आपको मैनेज करना है। फिर मैं बेसिक पढ़ लेता हूँ। कंपनी में कौन इंक्लूड है, इंडियन कंपनी भी इंक्लूड है। एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया अंडर द लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री, मतलब फॉरेन कंपनी, ये आप तो समझ गए, लेकिन मैं आगे जो बताने जा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। यहाँ पे जो असेसमेंट ऑफ कंपनी लिखा है, इट मीन्स ऑल द कंपनीज। तो मैं आपको जो भी प्रोविजन पढ़ाने वाला हूँ दे आर एप्लीकेबल टू डोमेस्टिक कंपनी एज वेल एज फॉरेन कंपनी। मतलब ये टाटा मोटर्स के लिए भी एप्लीकेबल है एंड हुंडई, होंडा, सैमसंग, ये जो फॉरेन कंपनीज है इंडिया में उनके लिए भी एप्लीकेबल है। जिनका इंडिया में बिजनेस है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, उन सब के लिए अप्लाई है। ये पहले दिमाग में फिट कर दो। Then any institution, association, body incorporated or not, whether Indian or non-resident, which is declared by board to be a company, CBD10 जो डिक्लेयर किया है कि इसको हम एसेस करेंगे एज ए कंपनी, तो वो भी कंपनी में आएगी। अगेन ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है, आई नो दैट। बाकी इंडियन कंपनी क्या है आपको पता है। क्लासेस ऑफ कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, नोटिफाइड बाय CBDT, म्यूचुअल बेनिफिट, ये आपको पढ़ना है। ये एग्जाम में नहीं आएगा मेरे। हाँ, अब ये टर्म है मीनिंग ऑफ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अब इसका यूज़ कहाँ पे करना है मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आप सबने पीजीपी में पढ़ा है। क्या होता है सब्सटेंशियल, अपने सैलरी में पढ़ा है, याद करो, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, बस वही है। अगर आपके पास किसी कंपनी के 20% या उससे ज़्यादा शेयर्स है, अगर आपके पास किसी कंपनी के 20% या उससे ज़्यादा शेयर्स है ड्यूरिंग एनी टाइम, मतलब it need not be मतलब you need not have shares for 1 year, even you are owner of shares for 1 day, then you will be treated as person having substantial interest। ये अपन ने क्लबिंग में भी पढ़ा था, पीजीपीपी में पढ़ा था, सैलरी में पढ़ा था, 3 जगह पे अपने डेफिनेशन पढ़ा है। इसमें कुछ भी नया नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है, इसलिए मैं एक रिविजन ले रहा हूँ। देखो, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 232 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, अ पर्सन हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन फॉलोइंग केसेस। पहला, in relation to company, a person who is a beneficial owner of the shares, not being shares entitled to fixed rate of dividend other than preference, not being बोला है, preference छोड़ के, whether with or without right to participate in the profit, carrying not less than 20%, not less than मतलब 20 होगा तो भी चलेगा, exceeding 20 नहीं बोला है, not less than 20 बोला है, तो 20 है तो भी चलेगा, 20 से ज़्यादा है तो भी चलेगा। इन केस ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म में कैसे पता चलेगा सर मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, अगर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 20% है उससे ज़्यादा है, क्योंकि ओनली कंपनी कैन इशू शेयर्स, तो जो लोग शेयर इशू कर रहे हैं उसमें शेयर होल्डिंग 20% उससे ज़्यादा, बाकी सभी एसएससी में प्रॉफिटेबिलिटी 20% है उससे ज़्यादा, तो अकॉर्डिंगली आपको ये करना है, अकॉर्डिंगली उसको बोला जाएगा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, ठीक है। नाउ अभी कहाँ पे यूज़ होता है, डीम्ड डिविडेंड का कॉन्सेप्ट है उसमें यूज़ होता है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय जो अपन ने सैलरी में पढ़ा था यहाँ पे यूज़ होता है। एक्सेसिव पेमेंट टू रिलेटिव अपन ने पीजीपी में पढ़ा था, वहाँ पे यूज़ होता है। एंड क्लबिंग, ये 4 जगह पे यूज़ होता है। सर फिर आज हमको आप क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि अपने को ये खाली है सिलेबस में, इस चैप्टर में डिविडेंड भी मैं कवर करने वाला हूँ, तो उसमें है वो। सो डिविडेंड में अपन ने पढ़ा था ना, वो भी आपने पढ़ा है, उसमें भी बहुत बड़े अमेंडमेंट हुआ है इस साल से। फिनेंस एक्ट 20 से 1/4/20 के बाद डिविडेंड अभी अपने हाथ में टैक्सेबल हो चुका है। मैं आपको सभी अमेंडमेंट्स पढ़ाने वाला हूँ। चलो नाउ अभी ये डेफिनेशन, ये डिस्टिंग्विश एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है, डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। अच्छा, अभी इसके बारे में अपन क्या पढ़ चुके हैं, इसके बारे में अपन ने टैक्स रेट पढ़ा था, एक बेसिक रिविजन ले रहा हूँ। डोमेस्टिक कंपनी के लिए 30% टैक्स रेट है, फॉरेन कंपनी के लिए 40% टैक्स रेट है, इतना अपन ने कुछ तो पढ़ा था, हाँ सर याद आ रहा है।
सरचार्ज पड़ा था कि 1 से 10 करोड़ 7%, 10 करोड़ के ऊपर 12%। फॉरेन कंपनी के लिए लिमिट सेम है, रेट 2 and 5% है, विथ 4% से कंपल्सरी है। बस इतना ही कुछ तो पढ़ा था अपन ने, मतलब एग्जीक्यूटिव में जो अपना फोकस था इट वॉज ओनली अंडरस्टैंडिंग टैक्स रेट। अभी काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। चलो, तो डोमेस्टिक कंपनी में कौन इंक्लूड है? इंडियन कंपनी, जो आप पढ़ने वाले हो। इंडियन कंपनी मीन्स विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर लॉ ऑफ दिस कंट्री। एंड नाउ दिस इज क्रिटिकल, एनी अदर कंपनी जो इंडियन कंपनी नहीं है, मतलब कोई भी, इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज इनकम लायबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। मतलब इंडियन कंपनी छोड़ के जो भी फॉरेन कंपनी है उनके इनकम पे इंडिया में वो टैक्स देते हैं। ओके, हैज मेड प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट, आगे का वर्ड इंपॉर्टेंट है, फॉर द डिक्लेरेशन एंड पेमेंट विद इन इंडिया ऑफ डिविडेंड। जो इंडिया में डिक्लेयर करेंगे डिविडेंड उनको भी डोमेस्टिक कंपनी माना जाएगा। तो यू मस्ट हैव सीन मेनी फॉरेन कंपनीज, दे पे टैक्स इन इंडिया बट दे नेवर पे डिविडेंड इन इंडिया। सो इन दैट केस दे वुड बी कॉल्ड एज अ फॉरेन कंपनी एंड दे विल बी सब्जेक्ट टू टैक्स रेट ऑफ 40%। अगर वो डिविडेंड भी इंडिया में देते हैं तो 30% टैक्स लगेगा। यस, ये भी का महत्व है। तो इंडियन कंपनी छोड़ के उस कंपनी को भी डोमेस्टिक कंपनी माना जाएगा जो इंडिया में टैक्स तो भरती है बट डिविडेंड डिक्लेयर का भी इंडिया में हो रहा है। बट जितने भी फॉरेन कंपनीज है उनके इंडिया में शेयर होल्डर नहीं। आप चेक करो, होंडा, सैमसंग, एलजी, हुंडई, टोयोटो, करेक्ट ना, जितने भी फॉरेन ब्रांड्स है, जितने भी आप यूज़ करते हैं, आप घड़ियाँ यूज़ करते हैं, फोसिल एंड जितने भी फॉरेन ब्रांड्स है उनका क्या है, वो इंडिया में डिविडेंड डिक्लेयर, वो खाली इंडिया में पैसे कमाते हैं, डिविडेंड उनके देश में उनके शोल्डर को देते हैं। तो यहाँ पे नहीं आएंगे, वो फॉरेन कंपनी में आएंगे, 40% टैक्स लगेगा। रेट ऑफ टैक्स यहाँ पे फ्लैट 30%, यहाँ पे फ्लैट 40%। सरचार्ज मैं आपको अभी जस्ट बता चुका हूँ। नाउ दिस इज द अमेंडमेंट। 1/4/2020 के पहले क्या था? 1/4/2020 के पहले ये था कि जो डिविडेंड था ऑन और आफ्टर ना 1 अप्रैल से बाद, इसके पहले क्या था? डीडीटी पेबल बाय कंपनी, इसलिए एग्जेम्प्ट इन दी हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। अभी डीडीटी रिमूव्ड, सो दिस इज द लेटेस्ट अमेंडमेंट, है ना। फाइनेंस एक्ट 20 का ये अमेंडमेंट है, डीडीटी हटा दिया है। तो ऑब्वियसली कॉन्सिक्वेंस क्या होगा बताओ भाई? बस अभी इतना ही पढ़ना है। डिविडेंड के ऊपर मैं बाद में एक प्रॉपर 2 घंटे का लेक्चर लेने वाला हूँ, उसमें बाकी सब बता दूंगा। अभी एक लेटेस्ट अमेंडमेंट ध्यान रखना, 1 अप्रैल 2020 के बाद डिविडेंड अपने हाथ में टैक्सेबल है। अभी इतना लॉजिक बता था ऐसा अमेंडमेंट क्यों किया। पहले क्या होता था कि जब कंपनी को 100 रुपये का डिविडेंड देना है तो उसमें से 20 रुपये उनको टैक्स देना पड़ता था गवर्नमेंट को, एंड वो 80 रुपये बांट सकते थे। अभी वो 100 में से पूरा 100 रुपये आपको दे पाएंगे, सो दैट यू विल गेट मोर डिविडेंड, एंड फिर आप आपकी सबसे टैक्स भरो। तो गवर्नमेंट को तो टैक्स मिलने वाला है, ओनली फील गुड फैक्टर, कंपनी का गवर्नमेंट ने कंप्लायंस कम कर दिया, क्योंकि डीडीटी का काफ़ी कंप्लायंस करना पड़ता था, अभी डीडीटी हट गया। इवन आप सब लकी हो, अगर आपने लास्ट प्रोफेसर का एग्जाम नहीं दिया है तो आपने डीडी के जो न्यूमेरिकल्स किए थे ना, जो मैंने आपको पढ़ाए थे, वो अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं, पूरा सिलेबस ही हट गया वो। नाउ ऑल डिविडेंड्स आर टैक्सेबल इन आवर हैंड्स। फिर नॉर्मल डिविडेंड या डीम डिविडेंड, तो उसमें मैं सब बताऊंगा क्या क्या चेंजेस हुए, बट अभी नहीं डिविडेंड में। तो अभी आप ये लिख लो। अच्छा, कौन सा डिविडेंड है? लिखो फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, क्योंकि फॉरेन कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी पहले भी अपने हाथ में टैक्सेबल था एंड अभी भी अपने हाथ में टैक्सेबल है। ये डायग्राम लिखो ब्रैकेट में, डोमेस्टिक कंपनी। और ये भी इंपॉर्टेंट चेंज है अभी।
कि अपने को टैक्स देना पड़ेगा। तो वही लिखा है नॉट एप्लीकेबल फ्रॉम 1420 एंड फॉरेन कंपनी तो डेट एप्लीकेबल है नहीं, वो पहले से अपने हाथ में टैक्सेबल था। नाउ डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर नाउ फुल्ली टैक्सेबल, एंड ये ऑलरेडी टैक्सेबल था ही, बिफोर भी टैक्सेबल था, तो वही लिख के दिया मैंने आपको। फॉरेन कंपनी से एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलने वाला पहले भी टैक्सेबल था और आज भी है, तो आपको जो भी फोकस करना है इट इज ओनली ऑन डिविडेंड ऑन डोमेस्टिक कंपनी। सो फॉरेन कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी देयर इज नो अमेंडमेंट, अमेंडमेंट हैज डन ओनली इन दिस। ठीक है, चलो अच्छा नाउ ये रेसिडेंट स्टेटस भी आपको एक पढ़ के रखो, क्योंकि उसका आगे रेफरेंस आता है। ये आपने पढ़ा था एग्जीक्यूटिव में, रिवीजन लेते हैं कि अगर इंडियन कंपनी है ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया। अच्छा पहले मैं आप सबको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं आपको एग्जीक्यूटिव का कुछ याद है क्या। कंपनी का जो रेसिडेंट स्टेटस डिसाइड किया जाता है वो एक कॉन्सेप्ट पे डिसाइड किया जाता है, वो कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? कैन यू रिकॉल दैट कॉन्सेप्ट? पोएम, पोएम मतलब कविता नहीं, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो इंडियन कंपनी के लिए प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट किधर भी हो उसको रेसिडेंट माना जाएगा। एंड फॉरेन कंपनी में जिस फॉरेन कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ से कम है लास्ट ईयर का, जिस फॉरेन कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ है उससे कम है, उनको कंपलसरी नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। तो ये जो पोएम का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दैट फॉरेन कंपनी जिनका टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर है। फिर इनका अपने को पोएम देखना पड़ेगा जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, बस इस चैप्टर में नहीं, 4th चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ। ये आने वाला है पोएम का कॉन्सेप्ट, डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, चैप्टर 4 में पढ़ाने वाला हूँ, ट्रांसफर प्राइसिंग में, तो वहाँ पे वो मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके हिसाब से वो डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, तो 1 and 3 के लिए टेंशन नहीं है। तो इंडियन कंपनी इररिस्पेक्टिव ऑफ पोएम ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया। फॉरेन कंपनी जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है कंपलसरी नॉन रेसिडेंट। एंड जिस फॉरेन कंपनी का प्रीवियस ईयर 20 ना, अपना प्रीवियस ईयर 2021 है, तो 2021 का अगर आपको रेसिडेंट चेक करना है तो पहले टर्नओवर देखो, तो टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर है तो फिर पोएम देखो, एंड पोएम के हिसाब से डिसाइड होगा। अच्छा वो नेक्स्ट क्या होगा, अगर वो इंडिया में रेसिडेंट बनते हैं तो दोनों इनकम इंडिया में टैक्सेबल होंगे, एंड इंडिया में नॉन रेसिडेंट बनते तो ओनली इंडियन इनकम टैक्सेबल होगा, इंडिया में फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होगा। ये रिवीजन है। ये रेट्स भी अपन ने पढ़े थे, याद करो एग्जीक्यूटिव का पहला चैप्टर, बस उसमें हमें अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट यहाँ पे हुआ है। ये तो आपने पढ़ा था कि टर्नओवर अगर 16-17 का 250 करोड़ के अंदर है तो उनको गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया था दे कैन पे टैक्स एट 25%, बाकी सब सेम रहेगा। ये ऑप्शन कब ऑप्ट करना है, इसके लिए बहुत सारे बेनिफिट सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे जो मैंने एग्जीक्यूटिव में नहीं पढ़ाए थे, बट अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। मैंने एग्जीक्यूटिव में ऐसे बोला था कि अपन आज में पढ़ेंगे, आज अपन वो पढ़ने वाले, आज मतलब कमिंग लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। एंड 17-18 में अगर 400 करोड़ है तो उसमें भी 25% है, ये सब सेम ही है। एंड अदरवाइज मतलब जो बड़ी कंपनीज है जिनका टर्नओवर 400 करोड़ या 250 करोड़ के ऊपर है उनको 30% टैक्स देना है। ठीक है, एंड ये रहा अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 20 का। कि डोमेस्टिक कंपनी अगर अल्टरनेट टैक्स रिजीम के लिए ऑप्ट करती है अंडर सेक्शन 115 BA और BBA और BAB, आगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, आगे हम पढ़ने वाले हैं, तो कंपनी के लिए ऑप्शन दे के आप उसमें भी ऑप्ट कर सकते हैं। ये मैं पढ़ाने वाला, एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है इस बार। सो अगर आपको ये स्ट्रक्चर नहीं पसंद तो कंपनी ने दूसरा स्ट्रक्चर दिया है जहाँ पे टैक्स रेट कम कर दिया है, 22% ही कर दिया है, बट आपके बहुत सारे बेनिफिट्स छीन लिए। तो गवर्नमेंट ने किया कि मैं आपको समझाता हूँ, आप रेट में मत जाओ। लेट से आपका पहले इनकम 1 करोड़ होता था आफ्टर क्लेमिंग ऑल द एग्जेम्पशंस, एंड आप उस पर 30% टैक्स देते थे, मतलब 30 लाख रुपए कंपनी टैक्स देती थी। नाउ इग्नोर से सरचार्ज, अभी कंपनी ने वो रेट 25% 22% कर दिया, बट आपके एग्जेम्पशन हटाने से आपका इनकम 2 करोड़ हो गया। तो अल्टीमेटली खाली रेट कम हुआ है, मेरा इनकम करस्पॉन्डिंगली बढ़ा है, तो गवर्नमेंट ने उनका रेवेन्यू मेंटेन रखा है। ये कुछ कंपनी के लिए ही फायदे का है, मेजॉरिटी कंपनी के लिए फायदे का नहीं है। तो ये कंपनी के हिसाब से हमको एनालिसिस करना पड़ता है, एंड फिर क्लाइंट को बताना पड़ता है कि कौन से स्कीम में आपको जाना है। तो ये अल्टरनेट टैक्स स्कीम में आप गए तो ये ऑप्शन खत्म हो जाता है, तो उसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, देन दीज आर द टैक्स रेट्स
ये दीज आर द स्पेशल टैक्स रेट्स. नॉर्मल 30-40 है. सेक्शन 111 है, याद करो, कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जहाँ पे आपने एसटीटी पे किया है. एसटीटी खाली शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड पे लगता है, उसके लिए 15% है. एंड एसटीटी पे नहीं किया तो फिर एज पर द एसएससी, मतलब कंपनी के लिए डोमेस्टिक कंपनी 30%, फॉरेन कंपनी 40%. तो जहाँ पे शॉर्ट टर्म गेन हो रहा है एंड जहाँ पे आपने एसटीटी पे नहीं किया है नॉर्मल तो एज पर एसएससी. लॉन्ग टर्म 112A, उसमें दो ऑप्शन है, विद इंडेक्सेशन 20%, विदाउट 10%. ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने सबने पढ़ा है कि पहले लॉन्ग टर्म गेन एग्जेम्प्ट था, बट 2018 में जो अमेंडमेंट आया उसमें लॉन्ग टर्म गेन पे भी अभी 1 लाख के ऊपर अगर है तो 10% टैक्स है. उसमें 1 लाख रुपए एग्जेम्प्ट किया है, वो है, वो भी लिस्टेड शेयर्स एंड इसके लिए. कैजुअल इनकम पे अभी भी 30% है. अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट मैंने एग्जीक्यूटिव में चैप्टर 1 में पढ़ाया था, उसमें भी 60% है. तो ये सब आपने पढ़ा है, मैं जैसे एक रिवीजन ले रहा हूँ, क्योंकि अभी अपन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड इस प्रकार का इनकम आता है तो आपको ये रेट्स लगाने पड़ेंगे. एंड बाकी जो बिजनेस, बाकी सभी इनकम के लिए 30% है. दीज आर द स्पेशल कैटेगरी ऑफ इनकम जिसके लिए ये रेट्स अप्लाई होंगे. नाउ ये वो सेक्शंस आ गए, ऊपर लिखा था ना अल्टरनेट टैक्स रेजिम 115BAB एंड BAA, यहाँ पे चेंज कर लो. एंड BAA चाहिए. ठीक है, जो भी आपके नोट्स में जो रहेगा उसके हिसाब से पढ़ लेना. चलो अभी देखो ये दो सेक्शन लाए, 115BAB एंड BAA. नाउ ये अल्टरनेट टैक्स रिजिम है, अगर आप इसके लिए ऑप्ट करते हो तो ऊपर का स्ट्रक्चर भूल जाओ. देखो क्या है, ये उन्होंने अप्लाई किया डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए, और ये एनी डोमेस्टिक कंपनी, मतलब 115 मतलब यहाँ पे एनी कंपनी बोला है, मतलब मैन्युफैक्चर भी आ सकता है और सर्विस प्रोवाइडर भी आ सकता है, मतलब टाटा स्काई भी इसमें आ सकता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन. एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, मतलब हियर इट्स एनी कंपनी, मतलब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी इंक्लूड है. एंड हाँ, व्हाट इज द रेट, देखो 15 एंड 22, मैंने आपको बोला था ना कि 15 एंड 22 आपने सुना रहेगा किधर, तो भी ये वो अमेंडमेंट है. सो 15% खाली टैक्स देना है अगर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो, एंड बाकी कंपनी को 22%. ठीक है सर, कंडीशंस पढ़ना बाकी, मैं अभी रेट पढ़ रहा हूँ, बहुत बड़ा प्रोविजन है, घाई मत करो. सरचार्ज खाली 10% फ्लैट है उनके लिए, वो 12 वगैरह नहीं है. एंड फिर इफेक्टिव इंक्लूडिंग सेस 17.17 आएगा. कैसे आएगा सर, कैलसी है क्या आपके पास, चलो हाथ में कैलसी लो. 15 + 10% + 4%, देन 22 + 10% + 4%. ठीक है, so this is tax surcharge cess. ठीक है, ओके. मतलब ये देखो कंपनी के लिए कितने रेट्स हो गए, 25 सेस तो अपने ऑलरेडी पढ़ा था, अभी 15 एंड 22, मतलब 4 रेट्स आ गए कंपनी के लिए. राइट, एंड इसमें अगर वो आते हैं तो उसमें नहीं जा सकते, मतलब फिर वो अप्लाई नहीं होगा. नाउ हाँ, अभी देखो ये देखो क्या लिखा है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंसेशन रेट ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ द कंपनी. द रेट ऑफ टैक्स इज नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन द इनकम टैक्स रेट, मतलब ऊपर जो लिखा है ये उसको ओवरराइड करेगा. व्हाट इज नॉट विथ स्टैंडिंग, वाइफ, मैंने जीएसटी में मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ. व्हाट इज नॉट विथ स्टैंडिंग, जो सबको ओवरराइड करता है. तो मतलब ऊपर जो आपने पढ़ा है वो सब बर्बाद हो जाएगा, यही अप्लाई होगा. ठीक है, एंड अदर देन ये सेक्शन अभी मत पढ़ो, अदर देन बीबीए मतलब ये वाला, इसके लिए भी नहीं होगा ना, इसके लिए 22 है, ये सेम लिखा है. एंड इसमें लिखा है कि अदर देन बीएबी, बीएबी मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मतलब बीएबी क्या बोलता है, इनकम टैक्स में ऊपर अपन ने जो भी पढ़ा है वो, और बीएए छोड़ के सबके लिए 15%. तो जहाँ पे ये अप्लाई होगा, जहाँ पे ये और बाकी का अप्लाई नहीं होगा, तो वैसे वैसा दिया है. ठीक है, मतलब ये अप्लाई करेंगे तो बाकी कुछ अप्लाई नहीं होगा, ये अप्लाई करेंगे तो बाकी कुछ अप्लाई नहीं होगा. नाउ अभी ये नोट ध्यान से पढ़ना. दिस इंप्लाइज दैट ये जो स्पेशल रेट है, कंसेशन रेट, वुड अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल इनकम अदर देन स्पेशल रेट ऑफ टैक्स. स्पेशल रेट ऑफ टैक्स में कौन से इनकम है सर, ये
इसलिए मैंने आपको पहले पढ़ा दिया। लॉजिक समझ में आ गया? ये देने की जरूरत क्या थी? ये अभी भी वैसे रहेंगे, ये मर्ज नहीं होंगे। ये पहले भी ऐसे, मतलब तुम कोई भी ऑप्शन में जाओ 25, 30, 15, 22, इस पे स्पेशल टैक्स रेट्स अप्लाई होते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ कंपनीज ऑप्टिंग फॉर 115BAA और BAB, द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल अंडर सेक्शन 112 and 112A and short term gain under 11A would be subject to rate mentioned in the said section, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। ठीक है, चलो। हाँ, बाकी जो HP इनकम है, बाकी जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है अदर देन कैजुअल वगैरह, उसके लिए वही रेट लगेगा। ठीक है, नाउ बट उसके लिए अभी कंडीशंस बहुत सारे डाल दिए। तो अगर आपको कंसेशनल टैक्स रेट देना है 15%, 22%, जो भी है, उसके लिए कंडीशंस है। अभी ये कंडीशंस दोनों के लिए कॉमन है, ये कॉमन टेबल है। ऊपर मैंने जो पार्टीशन किया था, क्योंकि रेट्स अलग अलग है ना, ये कॉमन है। पहला क्या है? द कंपनी शुड बी सेटअप एंड रजिस्टर ऑन एंड आफ्टर 11019, क्योंकि अमेंडमेंट ये 19 में लाया ना, मतलब ये एग्जिस्टिंग कंपनी को नहीं है, ये एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को नहीं है, एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कंपनी को नहीं है, ये आपको नया कंपनी बनाना पड़ेगा। बट no time limit specified, both existing company new company can avail the benefits। हाँ, बट एक्चुअली अलाउ किया है, मतलब यहाँ पे सेटअप एंड रजिस्टर ऑन और आफ्टर 11019, करेक्ट ना, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको कर सकते हैं, मतलब उन्होंने बोला है, बट वो पुराने कंपनीज को भी दे रहे हैं बेनिफिट्स। हाँ, अभी ये है, अभी देखो, अभी एक मिनट, ये दोनों अलग अलग, मैं वही बोला कुछ तो कंफ्यूजन है। हाँ हाँ, ये पहले कंपनी के लिए, किसके लिए? इसके लिए। ये 115BAB के लिए कंडीशन है, क्या है? क्यों नया होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है। सो अब यहाँ पे लिखो सब लोग, मैं वही बोला, ऐसे क्यों रहा है? BAB and BAA। ये एक्चुअली कलर चेंज हो गया ना, इसलिए ये भी ब्लैक कलर में चाहिए था, मतलब कंफ्यूजन नहीं होता, मैं करता उसको चेंज। तो इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, मतलब BAB का जो बेनिफिट है कितना, ये जो है ना 15% अगर आपको टैक्स देना है तो नया कंपनी फॉर्म करना पड़ेगा 1/10/19 के बाद, और वो मैन्युफैक्चर होना चाहिए। ये जो 22% वाला है वो सबको दिया है। नेक्स्ट, इनको प्रोडक्शन 31 मार्च 23 के पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं होगा तो कंडीशन नहीं होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। तो ये दूसरा सिंपल कंडीशन है। तीसरा, इट शुड नॉट बी फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। ये अपन ने पढ़ा था ना 10AA, मैंने आपको पढ़ा है इसके पहले का चैप्टर, उसमें पढ़ाया था कि अगर मैं एग्जिस्टिंग बिजनेस को बंद करके अगर दूसरे एरिया में शिफ्ट करता हूं तो नहीं चलेगा, ये नया बिजनेस ही होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं, मतलब एग्जिस्टिंग बिजनेस को भी शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, एक्सेप्ट, हाँ बट एक एक्सेप्शन, एक्सेप्ट इन केस ऑफ अंडरटेकिंग फॉर्म बाय रिकंस्ट्रक्शन रिवाइवल ऑफ बाय पर्सन बिजनेस। हाँ, ये वही मैंने दिया था। कौन से केस में चलेगा? याद है, नेचुरल कैलामिटी, मैंने आपको कार्डेबिटी का एग्जाम्पल दिया था 10 लाख रुपए का। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये नया फॉर्म करना है आपको, मतलब पुराने को बंद करके वहाँ पे शिफ्ट नहीं करना। लेकिन पुराना कंपनी याद करो, मैंने कहा था 10AA में जल गया, अर्थक्वेक, नेचुरल कैलामिटी, तो उसका रिकंस्ट्रक्शन वहाँ पे नया किया तो चल जाएगा, वैसा वाला रिकंस्ट्रक्शन चलेगा, बंद करके शिफ्ट किया नहीं चलेगा। तीसरा कंडीशन, तो पहला क्या था? 115BAB में कंपनी नया फॉर्म करना है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग होगा तो भी चलेगा। दूसरा कंडीशन, ये मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होना चाहिए 23 के पहले, ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा तो भी ये सभी कंपनी के लिए इसको कोई कंडीशन नहीं है। तीसरा, नया कंपनी फॉर्म करो, स्प्लिटिंग नहीं चलेगा, एक्सेप्शनल केसेस में चलेगा, यहाँ पे चलेगा, कोई अड़चन नहीं है, कोई दिया नहीं मतलब चलेगा, नाम में भी हाँ है। ये वही कंडीशन है, सेकेंड हैंड मशीन यूज नहीं करना है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। सेम ऐसा कोई बिल्डिंग आपको यूज नहीं करना है, इट डज नॉट यूज एनी बिल्डिंग प्रीवियसली यूज एज अ होटल, कन्वेंशन सेंटर इन सेक्शन 80ID। 80ID सेक्शन आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा था, बट अभी वो सेक्शन खत्म हो चुका है। तो वहाँ पे जो बिल्डिंग यूज हुआ है, क्योंकि उसका आपने बेनिफिट 80ID में लिया है, इसलिए उसी बिल्डिंग का बेनिफिट आप यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते, वो बिल्डिंग इस बिजनेस के लिए यूज नहीं करना है, ऐसे यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। तो ये काफ़ी आसान है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है।
इट शुड नॉट बी एंगेज इन एनी अदर बिजनेस अदर देन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब आपको दूसरा कोई बिजनेस नहीं करना है, ओनली मैन्युफैक्चरिंग करना है। ऑब्वियसली वो तो ऊपर लिखा है। और ये देखो अभी ये नई चीज़ है, और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग, ठीक है, मतलब मैन्युफैक्चर करो या प्रोडक्शन करो दोनों चलेगा, इट्स ओके। रिसर्च इन रिलेशन टू, मतलब रिसर्च किया तो भी चलेगा, इन रिलेशन टू और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच आर्टिकल और थिंग मैन्युफैक्चर्ड बाय इट। हाँ, मतलब आपने जो आर्टिकल प्रोड्यूस किया है उसका रिसर्च करो तो चलेगा, या उसका डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस करो तो चलेगा। किसी दूसरे प्रोडक्ट का रिसर्च नहीं चलेगा, किसी दूसरे प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चलेगा। तो ये दिया है। तो क्या कंडीशन है इस टेबल के लिए? क्या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करो, प्रोडक्शन करो चलेगा, उसी प्रोडक्ट के रिलेटेड रिसर्च किया तो भी चलेगा, या उसी प्रोडक्ट के रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन वाला कोई बिजनेस है वो किया तो भी चल जाएगा। यहाँ पे कोई भी कंडीशंस नहीं है। नाउ यहाँ पे स्टार्ट होती है कॉमन कंडीशन में, वही यहाँ पे कॉमन। तो ये हो गया डिफरेंस है। तो ये कंडीशंस है। तो अभी आपको एग्जाम में इस पे शॉर्ट नोट आएगा कि राइट टू नोट ऑन 115 डायरेक्टली आएगा, BAB और BAA, या फिर टैक्स कैलकुलेशन पूछा जाएगा, वो तो रेट्स आपको अप्लाई करना है, बट मोस्टली थ्योरी आएगा। व्हाट आर द कॉमन कंडीशंस? नाउ द टोटल इनकम शुड हैव बीन कंप्यूटेड। अगर आपको याद है तो मैंने कहा था इस रेट से खुश मत होना। ये रेट पहले टेबल में 15 किया, दूसरे में 22 किया है, मतलब 30 और 25 से बेटर है, बट गवर्नमेंट ने आपके बहुत सारे एग्जाम्पशन छीन ले हैं, एंड ये छीनने के बाद आपका इनकम डबल हो जाता है। तो दिखने के लिए टैक्स रेट कम है, बट इनकम बढ़ने से क्या होता है, द अमाउंट ऑफ टैक्स यू पे इज मोर देन व्हाट यू आर पेइंग अर्लियर, ऐसा हो जाता है। तो ये रेट पे मत जाओ, प्रॉपर एनालिसिस करो कि इस केस में कितना टैक्स आ रहा है और इस केस में कितना टैक्स आ रहा है। ऐसा हमको क्लाइंट के लिए करना पड़ता है, एंड फिर क्लाइंट को बताना पड़ता है कि सर पुराना स्कीम में बेटर है, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पशन गवर्नमेंट ने हटा दिए हैं, तो रेट कम है लेकिन इनकम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो देखो पहला, विदाउट प्रोवाइडिंग डिडक्शन फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग, नीचे लिखे हुए सभी डिडक्शंस आपको फर्गो सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। 10AA का अपन ने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था, ACZ का जो आपको बेनिफिट मिलता है 100% एक्सपोर्ट प्रॉफिट फॉर फर्स्ट 5 years, नेक्स्ट 5 years 50%, एडिशनल 5 years 50% सब्जेक्ट टू कंडीशंस। ये इतना बड़ा बेनिफिट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, मतलब उस एक्सपोर्ट प्रॉफिट पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। खत्म। इसलिए इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है, मतलब अभी अक्टूबर 19 में इंट्रोड्यूस किया है, बट ये इतना पावरफुल नहीं है। याद करो एडिशनल डेप्रिसिएशन जो अपन ने पढ़ा था एग्जीक्यूटिव में 20% एंड 35%, 35% फॉर वो बैकवर्ड एरियाज, वेस्ट बंगाल, बिहार दिया ना वो, अरे ना वो जो 4 स्टेट्स थे उसमें तो 35 वो गया। 30-20 तो वैसे ही हट गया है, ये काम का है नहीं अभी। 30-20 में आपको 15% का बेनिफिट मिलता था, बट वो तो लॉ से हट गया क्योंकि वो 31 मार्च 20 तक ही था, अपना प्रीवियस है 2021 ही है, तो लॉ से हट गया, यहाँ से भी हट गया वो। 33 भी, अगर आप टी कॉफ़ी रबर का बिजनेस करते हैं, ग्रोइंग का मैन्युफैक्चरिंग होगा ना वो भी, तो उसके लिए अपने को 33 में 40% का बेनिफिट मिलता था। 40% ऑफ प्रॉफिट ऑफ सच बिजनेस और अमाउंट डिपॉजिटेड विच एवर इज लेस, याद है, वो बेनिफिट भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। देन 33A मिनरल ऑयल्स, उसमें अपने को 20% का बेनिफिट मिलता था, वो भी गया। सेक्शन 35 में आपको जो साइंटिफिक रिसर्च के 4 बेनिफिट मिलते थे ना, अपन नेशनल लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी, कंपनी, 4 लोगों को अपन डोनेशन देते थे, तो उसमें जो आपको 100% का बेनिफिट मिलता था वो भी गया। देन 35-2AA, अभी ये 100 हुआ है, ये भी 100 हुआ है। तो 35-2AA एंड 2AB में ये अमेंडमेंट हुआ है फाइनेंस एक्ट 20 में। उसमें अगर आपको याद है तो इन हाउस रिसर्च के लिए आपको 100% मिलता था, एंड अगर वो बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है तो 150% मिलता था, लेकिन फाइनेंस एक्ट ने अभी दोनों 100-100 कर दिया है, तो इन हाउस रिसर्च के लिए दोनों जगह पे 100-100 मिलेगा, तो वो भी आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। देखो कितने सारे बेनिफिट, अभी इतना बेनिफिट हटाने के बाद आप सोचो आपका इनकम 5-6 गुना बढ़ जाएगा, एंड फिर वो दिखने के लिए 15% रहेगा, अमाउंट वाइज इट वुड बी मोर देन 30%। देन 35AD इन्वेस्टमेंट लिंक, क्या था इन्वेस्टमेंट लिंक? 35AD में अपन वो स्पेसिफाइड बिजनेस करते थे, उस स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए अपन कैपिटल एसेट खरीदते थे, उसका आपको 100% डिडक्शन मिलता था, वो 10-12 बिजनेस थे, वो भी गया। माय गॉड।
35CCC एंड CCD, क्या था CCD याद है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, देन स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये सब PGPP में अपन ने पढ़ा है। वो जो 150 का बेनिफिट था वो भी गयो। 80IA to 80RRB जो अपने सेक्शन पढ़े थे एग्जीक्यूटिव में, उसका पूरे का बेनिफिट हट गया। माय गॉड, अभी आप सोचो इतने सारे बेनिफिट्स विड्रॉ करने के बाद आप इमेजिन करो आपका इनकम आसमान पे रहेगा एंड वो 15% जो टैक्स आएगा मेरे हिसाब से वो 30% के 2-4 गुना तो कंफर्म ज़्यादा रहेगा। तो ये इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है। अभी लेटेस्ट स्कीम आया है बट स्टिल पीपल आर नॉट गोइंग फॉर दिस, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन कर देता है। ये 1-2 साल आपका पैसा बच जाएगा बट बाद में नए कुछ इनकम टैक्स के बेनिफिट्स आ गए तो प्रॉब्लम में आ जाओगे आप। मतलब गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया भी और छीन के भी लिया है, क्योंकि 2014 में मोदी गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि अगर हम आते हैं तो हम आपका टैक्स रेट, कॉर्पोरेट टैक्स रेट 25% करेंगे। इसलिए उनको बहुत सारे वोट्स मिले हैं तो 25 किया, बट वो ऐसे कंडीशन डाल दिया। 25 के लिए भी यही कंडीशन है, फिर 22 किया, 15 किया, बट ऐसे खतरनाक कंडीशन डाल दिए हैं। डाउन नेक्स्ट, विदाउट सेट ऑफ एनी लॉस कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम एनी अर्लियर ईयर, मतलब लास्ट ईयर के जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है वो भी भूल जाओ। इफ सच लॉस एट्रीब्यूट टू एनी ऑफ द डिडक्शन लिस्टेड इन वन अबाउ, मतलब ऊपर जो लिखा है ना ये वन मतलब कौन सा, ये इससे रिलेटेड कोई कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है, जैसे अनएब्जॉर्ब्ड ये एडिशनल डिप्रेशन लेने का बाकी है आधा, या ये कुछ ये जो आय में जो लिखा है इसके कोई लॉसेस है, जैसे 35 AD में वो अपन ने 100% राइट ऑफ नहीं कर पाए क्योंकि इतना प्रॉफिट नहीं था, तो उसको अपन ने कैरी फॉरवर्ड किया है। तो पॉइंट नंबर 1 में जितने भी बेनिफिट्स है उसको कोई लॉस आपने अगर कैरी फॉरवर्ड किया है तो लॉजिक लगाओ, और इस सेक्शन का बेनिफिट डिनाई कर रहे हैं तो उसके जो कैरी फॉरवर्ड किए हुए लॉसेस है वो भी गवर्नमेंट डिनाई करेगी। तो ये सेक्शन का कोई लॉस है जो आप पहले क्लेम नहीं कर पाए थे ड्यू टू इनएडिक्वेट प्रॉफिट एंड आपने उसको कैरी फॉरवर्ड किया है, उसको भी आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। माय गॉड, है ना, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। देन बाय क्लेमिंग डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन दैट डिटरमाइन, हाँ बट हाँ डेप्रिसिएशन अलाउ होगा, यहाँ पे दिया 32 का मिलेगा, 32 एडिशनल नहीं मिलेगा, वो तो अपन ने ऊपर ही पढ़ा। तो डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे, उसमें हम डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं छीनेंगे। तो अपने इस टाइप के कंपनी फॉर्म की है तो यू विल गेट बेनिफिट ऑफ ओनली नॉर्मल डेप्रिसिएशन। ऊपर जो उन्होंने मनाई की है वो एडिशनल को की है, तो वो पॉइंट उन्होंने बता दिया है। नाउ एंड इसको बोलते हैं अल्टरनेट टैक्स रिजिम, जो ऊपर था ना अल्टरनेट टैक्स रिजिम, ये वही है। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं राइट नोट ऑन अल्टरनेट टैक्स रिजिम। मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो ये दोनों में से एक टेबल आपको लिखना है। अभी मैंने पूरा डिटेल में आपको पढ़ा दिया एकदम, हर एक चीज़ पढ़ा दी है। अभी वो 4 मार्क के लिए आता है तो इतना मत लिखो, बहुत ज़्यादा मैंने आपको पढ़ा दिया। आप मार्क्स के वेटेज के हिसाब से लिखना पड़ेगा आपको। और डोमेस्टिक कंपनी एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन फॉर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ लोअर टैक्स रेट अंडर 115 BBA shall not be allowed to claim set off of any brought on account of additional depreciation for assessment year for which option has been exercised for any subsequent, हाँ मतलब वही है, एडिशनल डेप्रिसिएशन का भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, मैंने बता दिया है। Since there is no timeline without which option under section 15 BBA can be exercised, a domestic company having brought forth losses on additional depreciation may if so desired exercise the option after the set off। मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। ये जो 115BAA है ऊपर के टेबल में, उस सेक्शन में आपको कब जाना है उसके लिए गवर्नमेंट ने टाइम लिमिट नहीं रखा है। इट्स लाइक योर स्टडी, आप जब चाहे पढ़ सकते हैं, जैसे मेरे वीडियो लेक्चर्स आप जब चाहे देख सकते हैं। तो कंपनी क्या कर सकती है टैक्स प्लानिंग के लिए, पहले जो अनएब्जॉर्ब लॉसेस है जो भी है उसको पहले पूरा आप सेट ऑफ कर लो एंड उसके बाद आप उसमें एंट्री लो, क्योंकि एक बार आपने एंट्री ली तो कोई भी लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। सो दिस इज द स्मॉल टिप गिवन फॉर टैक्स प्लानिंग। तो काफ़ी लोग ऐसे भी कर रहे कि पहले सब लॉसेस सेट ऑफ करो एंड फिर इस रिजिम में शिफ्ट हो जाओ। अभी मेन चीज़ मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। अपन ने एग्जीक्यूटिव में थ्योरी लेवल पे पढ़ा था, इसके ऊपर 5 मार्क के न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, आपके लिए मैथ अप्लाई नहीं होगा। मैथ अपन इसके बाद पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में मैं खाली आपको टैक्स रेट्स पढ़ा रहा हूँ कि क्या क्या टैक्स रेट्स कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। तो ये मैथ हम आगे पढ़ने वाले, थोड़ा समय दो। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। नाउ अभी लॉजिकली देखो, मैंने पुरानी कंपनी को यहाँ पे कन्वर्ट किया है इस स्ट्रक्चर में, ठीक है। पुराने कंपनी के लिए मैट अप्लाई होता था,
अपन ने एग्जीक्यूटिव में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ाने वाला हूँ। अभी एज्यूम करो कि आपको पता है, क्योंकि मेरे को पहले टैक्स रेट पढ़ाने पड़ेंगे फिर मैं असेसमेंट पढ़ाऊंगा ना, उल्टा तो नहीं कर सकते। तो ये जो अगर अपने देखो मैट क्या होता है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। तो लेट से कंपनी का इनकम टैक्स 20 लाख है और मिनिमम अल्टरनेट टैक्स 30 लाख है, तो जो हायर है वो देना पड़ता है। तो आपने लास्ट ईयर 30 लाख रुपए दिया था क्योंकि मैट इज मोर, तो आपने गवर्नमेंट को 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिया है एज कंपेयर टू नॉर्मल इनकम टैक्स प्रोविजन। ठीक है सर, इसका आपको अगले 15 साल में सेट ऑफ मिलता था, इसका आपको अगले 15 साल में सेट ऑफ मिलता था, वो सेट ऑफ भी गया तो मैट क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा यहाँ पे भी, क्योंकि दोनों के लिए अगर मैट एप्लीकेबल नहीं है तो पुराने कोई मैट के क्रेडिट है जो आपने गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा दिया वो भी गयो, मतलब आपने जिन लोगों को एक्स्ट्रा पैसा दिया उनको भूल जाओ, सिंपल लैंग्वेज में। डेंजर मतलब मेरे हिसाब से तो ये सुसाइड है। क्यों सुसाइड से, एक बार इसमें आ गए तो वापस जाना अलाउड नहीं है। यस, ये ऑप्शन परमानेंट है आगे पढ़ने वाला, दिस इज परमानेंट, देयर इज नो रिवर्स गियर। ये गाड़ी ऐसी कि इसमें फॉरवर्ड गियर ही है। एडजस्टमेंट फॉर ट्रांजैक्शन पर्सन हैविंग क्लोज कनेक्शन, देखो क्लोज कनेक्शन मतलब बता दो मैं, इफ असेसिंग ऑफिसर ओपिन दैट द कोर्स ऑफ बिजनेस बिटवीन द कंपनी एंड एनी अदर पर्सन हैविंग क्लोज कनेक्शन therewith is so arranged that the business transaction between them produce more than the ordinary profit to the company, then is empowered to take into account amount of profit as such reasonably deemed to have been derived therefrom while computing the profit gains of such company। बता दो अभी क्लोज कनेक्शन क्या है, ये अपन एक चैप्टर आने वाला है ट्रांसफर प्राइसिंग, चौथा चैप्टर शायद, मैं उसमें आपको पढ़ाने वाला हूँ, बट अभी ये लिखा के मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। अभी देखो ये जो कंपनी है अभी, अच्छा दोनों टेबल अगेन अलग अलग हुए, इस कंपनी के लिए कितना टैक्स रेट बताओ, 15% है। अभी इमेजिन करो आप इस स्कीम में हो, तो आपके दो कंपनीज है, ये कंपनी इस स्कीम में है एंड दूसरी कंपनी दूसरी स्कीम में है। अभी आपका जो ये कंपनी इसका प्रॉफिट 15% है, सॉरी प्रॉफिट पे टैक्स 15% है, तो आप क्या करोगे, आपके किसी दूसरे कंपनी को ज़्यादा रेट से बेचोगे, आप आपकी किसी दूसरे कंपनी को ज़्यादा रेट से बेचोगे, तो योर प्रॉफिट विल बी ऑन हायर साइड बट डजंट मेक एनी डिफरेंस बिकॉज यू आर पेइंग टैक्स ओनली एट 15%। अगर वो प्रॉफिट उनके हाथ में बढ़ता तो दे वुड हैव पेड टैक्स एट रेट ऑफ 30%, तो आपने ये मिली भगत करके 15% टैक्स बचा लिया है। यू हैव अर्न मोर देन ऑर्डिनरी प्रॉफिट, यही तो बोला है यहाँ पे वर्डिंग्स। आपने ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया है, क्यों आपने ज़्यादा अर्न किया है, क्योंकि वो आपकी कंपनी है, उनका प्रॉफिट बढ़ेगा तो 30% टैक्स है, तो आप जब उनको सप्लाई कर रहे हो यू आर सप्लाइंग गुड्स एट अ हायर रेट, उनका एडवांटेज क्या, उनका खर्चा बढ़ गया और कंपनी तुम्हारी है तो पैसा खाली बैंक अकाउंट चेंज हो गया, इस जेब से इस जेब में आ गया, दोनों जेब अपनी है, तो दिखने के लिए खाली अलग अलग बैंक अकाउंट बैलेंस है बट दोनों कंपनी मेरी है, तो यू हैव शिफ्टेड योर इनकम टू अदर पर्सन जो आपका ही है, तो ये नहीं चलेगा, तो फिर असेसिंग ऑफिसर उसको रिकंसिडर करेगा एंड अकॉर्डिंगली आपका प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा। इन केस अरेंजमेंट रिफर टू अबव इन्वॉल्व स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, ये अपन आगे पढ़ने वाले सेम दिया है, तो वही होगा यहाँ पे सेम, ये मैं आगे पढ़ने वाला हूँ, आप ये जो लिखा है वो, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बोला है क्योंकि यहाँ पे आप चोरी नहीं करोगे क्योंकि ऑलरेडी 22% टैक्स है, यहाँ पे 15 मतलब बहुत कम है, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है, बट इंडिया में 1% के लोग कुछ भी करते हैं। ये भी 92 BA में अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं आपको चैप्टर 4 में पढ़ाने वाला हूँ, तो ये इसमें से कुछ कॉन्सेप्ट आगे आते हैं बट मैं क्या कर सकता हूँ, जैसा वो इंस्टीट्यूट ने सीक्वेंस दिया मैं वो फॉलो कर रहा हूँ। अभी आ रहा है बहुत जबरदस्त ऑप्शन, सर ये एक्सरसाइज का इज इट कंपल्सरी, नो इट इज लाइक योर स्टडी, कंपल्सरी नहीं है बट एक बार एग्जाम नजदीक आ गए तो फिर कंपल्सरी हो जाता है, तो जरा आप पढ़ लो, मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, देखो आपको समझ में आता है क्या, तब तक मैं पानी पीता हूँ। पढ़ लो जरा कि ऑप्शन ये कंपलसरी है ऑप्शनल है, कब ऑप्ट करना है, कुछ गवर्नमेंट ने लिमिटेशन पर डिसाइड किया है क्या, पढ़ लो आराम से, मजा आएगा आपको।
The beneficial provision of this section would apply only if option is exercised in prescribed manner on or before the due date of filing return. सेक्शन 139(1). नाउ सब लोग ध्यान दो, 139(1) में भी अमेंडमेंट हुआ है, आपको सिलेबस में नहीं है बट मैं आपको बताता हूं। अभी यहाँ पे कंपनी की बात हो रही है ना, तो मैं बाकी डेट नहीं लिखता हूँ। अपन ने पढ़ा था कि अगर कंपनी के लिए अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस है तो वो 30 नवंबर था, एंड अदरवाइज 30 सितंबर था। अब इसको 31 अक्टूबर किया गया है। अभी आपने एग्जीक्यूटिव कब पढ़ा मेरे को पता नहीं, बट पहले 30 सितंबर था, तो अभी ये अब ध्यान में रखना 31 अक्टूबर है। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन क्या है ये पर अभी इस बार पढ़ेंगे फाइनल में। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से तो 30 नवंबर, उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ है। जो नॉर्मल डेट अदरवाइज सबके लिए 30 सितंबर था, अभी वो 31 अक्टूबर कर दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा हर एक महीने का एक्सटेंशन दे ही देती थी, तो ऑफिशियल डेट ही एक्सटेंड कर दिया। बोले हमारे पास तुमको एक्सटेंशन देते हैं, तुम होमवर्क टाइमली नहीं करते, तो मैं ही तुमको टाइम ज़्यादा दे रहा हूँ होमवर्क करने के लिए। तो देखो क्या बोला है, फॉर फर्निशिंग द फर्स्ट रिटर्न ऑफ द इनकम फॉर एनी प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू असेसमेंट ईयर 2021। हाँ, ये अमेंडमेंट प्रीवियस ईयर 1920 में है, और एनी सब्सिक्वेंट असेसमेंट। इसका मतलब है अब बाद में कभी भी ऑप्ट कर सकते हैं, बट जिस साल में आपको ऑप्ट करना है उस साल का रिटर्न फाइल करने के पहले करना है, क्योंकि रिटर्न फाइल करते समय आपको उस हिसाब से टैक्स देना है। जैसे प्रीवियस 1920 में अपन ने नॉर्मल के हिसाब से टैक्स दिया, तो अभी काफ़ी लोग क्या कर रहे हैं, दे आर ऑन ऑब्जर्वेशन मोड। जिन लोगों ने फॉलो किया ना, उनकी हालत क्या हो रही है वो देख रहे हैं। तो और 1-2 साल के बाद काफ़ी लोग यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएंगे। नई चीज़ें ना, लोग देखते हैं मैं आप नहीं करूँगा, उसको करने दो, देखते उसकी कैसी वाट लगती है, फिर अपन अपना डिसाइड करते हैं। हाँ, तो मेरे काफ़ी से क्लाइंट ने बोला कि सब देखते हैं, क्योंकि आगे जाके एक्सपेंशन करना पड़ता है, फिर वो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, एंड बिजनेस तो एक्सपांड होने ही वाला है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स वो विड्रॉ कर रहे हैं ना। तो काफ़ी लोग अभी जैसे थे ऑब्जर्वेशन मोड पे कि देखते वो कैसे मरता है, एंड अगर अपने को वैसा मरना रेडी है तो अपन भी जाएंगे फिर। तो इस साल करेंगे तो फिर इस साल का रिटर्न फाइल करने से पहले, मतलब 1920 का अमेंडमेंट है, एंड अभी अगर करना है जो अपना लेटेस्ट प्रीवियस है 2021 है, मतलब रिटर्न फाइल करने के पहले आपको ऑप्ट करना है, ठीक है। सच ऑप्शन वंस एक्सरसाइज वुड अप्लाई टू सब्सिक्वेंट ईयर, कंपल्सरी है, एंड फर्दर ऑप्शन वंस एक्सरसाइज इट कैन नॉट बी विड्रॉन, ना उस साल ना अगले साल। इसलिए कि शादी, एक बार शादी हो गई तुम उसको तोड़ तो सकते हो, बट तुम शादीशुदा ही कहलाओगे, तुम बैचलर नहीं कहलाओगे, है ना। यू विल बी मैरिड, डिवोर्स ही कहलाओगे, किसकी मैरिज हुआ तभी डिवोर्स ही है। हाँ, ऐसा मतलब तुम सिक्का लग गया तुम्हारे ऊपर, वैसे यहाँ पे बोला है कि एक बार इसमें आ गए तो ये भूल भलैया, देयर इज नो रिवर्स गेयर। मैंने कहा था बहुत सोच समझ के जम करना है। सो काफ़ी सारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स अभी ऑब्जर्वेशन मोड पे है। मेरा पर्सनल ओपिनियन कि इसमें मत जाओ। अगर आपको आगे बिजनेस एक्सपांड करना है ना, तो ऊपर के सभी सेक्शन अपने को आगे काम को आते हैं, वही सेक्शन हटा दिए गवर्नमेंट ने। जिनका बिजनेस स्टार्टिंग लेवल पे, जिनको आगे बिजनेस नहीं बढ़ाना है ना, उनके लिए बढ़िया। मैं मेरे क्लाइंट को ही बता रहा हूँ कि सर अगर आपको बिजनेस नहीं बढ़ाना है, ऐसे ही चलने देना है तो फिर चलो, बट आपको अगर बिजनेस एक्सपांड करना है, जोश है, जुनून है और करना है, बड़ा करना है, तो मत जाओ इसमें। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। नोट, द ऑप्शन हैज टू बी एक्सरसाइज एट द टाइम ऑफ फर्निशिंग द फर्स्ट ऑफ द रिटर्न, ये मैंने बता दिया। फिर अगले साल, ठीक है, देखो, द ऑप्शन हैज टू एक्सरसाइज एट द टाइम ऑफ फर्निशिंग द फर्स्ट ऑफ द रिटर्न ऑफ द इनकम फॉर एनी प्रीवियस ईयर। If person fails to exercise such option, he cannot exercise option in any subsequent year। ठीक है, क्या लिखा है जरा समझो। अभी आपको ये इतना आसान नहीं है, ये बहुत डेंजर वर्ड लिखा है। द ऑप्शन हैज टू बी एक्सरसाइज एट द टाइम ऑफ फर्निशिंग द फर्स्ट रिटर्न ऑफ द इनकम फॉर एनी प्रीवियस ईयर। If person fail to exercise such option, he cannot exercise। हाँ, मतलब ये मतलब क्या, ध्यान दो, ये बहुत ट्रिकी है, आपको नहीं समझा क्या है, अभी आप कंफ्यूज हो गए, बता रहा हूं मैं।
हाँ, अभी इसमें पहला पॉइंट पढ़ो। पहला पॉइंट क्या बोला है? द कंपनी शुड बी सेटअप ऑन और आफ्टर 1/10/19। मतलब क्या, देखो सेटअप होना चाहिए, सेटअप ऑन और आफ्टर 1/10/19। ठीक है सर। अब लेट से आपने सेटअप किया है 12 दिसंबर 19 को। एक बार आपने अगर सेटअप कर दिया ना, तो उसका जो फर्स्ट रिटर्न फाइल होगा, है ना, तो उसके पहले ही आपको ऑप्शन में ऑप्ट करना है, क्योंकि आपने कंपनी फॉर्म कर दिया है, करेक्ट ना। नेक्स्ट ईयर कैन नॉट ऑप्ट। हाँ, लेकिन जिस बंदे ने सेटअप ही किया है 12 अप्रैल 2021 में, हाँ, तो उसके लिए फिर और एक मिलेगा 31 अक्टूबर 21 या नवंबर, जो भी आपके लिए डेट है, उसके बाद नहीं हो सकता है। मतलब क्या है, जब तक तुम कंपनी फॉर्म नहीं करते तब तक टेंशन नहीं। बट इस प्रकार का एक बार कंपनी फॉर्म कर दिया तुमने, तो उसके फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट रिटर्न में तुमको बताना पड़ेगा। हाँ, मतलब मैं कंपनी फॉर्म करके देखता हूँ, नहीं नहीं नहीं, फिर फॉर्म ही मत करो। तो काफ़ी लोग, मैंने कहा नहीं, अभी धीरे धीरे इंप्लीमेंट होगा। मतलब ऐसे नहीं होगा कि मैं इसे कंपनी फॉर्म करता हूँ, अभी 2-3 साल देखता हूँ, बाद में ऑप्ट करता हूँ, नहीं ना। फिर 2-3 साल देखेंगे तो फिर वो 22%, 25%, 30% लगेगा ना, फिर 30 या 25 जो भी है। तो ये उनका लास्ट पॉइंट समझ में आया? मतलब क्या है, जब तक तुम बैचलर हो तब तक बैचलर हो, बट एक बार शादी होगे तो इमीडिएटली मैरिज करना पड़ेगा, उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते तुम, ऐसा बोला है। जब तक बैचलर है हम तुमको फोर्स नहीं करेंगे। द मोमेंट तुम्हारी शादी फिक्स हो गया, नेक्स्ट डे मैरिज करना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो फिर बाद में तुम्हारी शादी नहीं होगी। ऐसा कंडीशन पेरेंट्स ने आपके ऊपर डाला है कि एक बार शादी तय हो गई तो नेक्स्ट डे करना पड़ेगा, एंड रेडी नहीं तो फिर शादी मत कर, सोच के शादी कर। बस दिस इज व्हाट इज मेंशन ओवर हियर। मैं और एक बार पढ़ता हूँ, थोड़ा क्रिटिकल, आई थिंक आपको समझ में आ गया। मैंने काफ़ी इजी करने की कोशिश की है कि एक बार आपने कंपनी फॉर्म कर दिया तो 19 के बाद तुम कभी भी फॉर्म करो, ओपन एंडेड सेक्शन है, उसका डेडलाइन अभी फिक्स नहीं किया है, तो आज भी किया तो भी चलेगा। बट एक बार आज किया तो फिर उसका जो फर्स्ट रिटर्न फाइल होगा उसे में ऑप्ट करना पड़ेगा। एक साल वैसे, फिर बाद में देखता हूँ, वैसे नहीं चलेगा। देखो और एक बार पढ़ते फिर मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। क्या लिखा देखो, द स्कोप ऑफ द ऑप्शन हैज टू बी एक्सरसाइज एट द टाइम ऑफ फर्निशिंग फर्स्ट रिटर्न ऑफ द इनकम। फर्स्ट रिटर्न मतलब क्या, कंपनी फॉर्म करने के बाद पहला जो रिटर्न फाइल करोगे ना, उसमें ऑप्ट करना है। मतलब जब तक तो कंपनी फॉर्म करोगे ना तब तक अड़चन नहीं, बट एक बार कंपनी फॉर्म किया तो फर्स्ट ईयर ही डिसाइड करना पड़ेगा तुमको इस स्कीम में आना है या नहीं आना है। अगर एक बार आ गए तो ऊपर का पॉइंट क्या बोलता है, तुम बाद में बाहर नहीं जा सकते, एंड नीचे का पॉइंट बोलता है कि तुम फर्स्ट ईयर नहीं आए तो हम तुमको अगले साल अलाउ नहीं करेंगे। मतलब मैंने आपको क्या बोला है कि तुमने अगर पहला लेक्चर अटेंड किया ना तो मैं दूसरा अलाउ करूँगा, लेकिन तुमने पहला अटेंड नहीं किया तो मैं दूसरा भी अलाउ नहीं करूँगा। ये दोनों पॉइंट कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है, मतलब ऑपोजिट है, नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी, बट अलग अलग एंगल से पढ़ना है। आपको चाहिए तो लिख के रखना, सिंपल है, और आपको थ्योरी के लिए आने वाला है। तो ऐसे उल्टे से उल्टे डेट के क्वेश्चंस आ सकते हैं। हो गया, अभी इसके कंडीशंस पढ़ना बाकी है। द बेनिफिशियल प्रोविजन मतलब 22% would apply if the option is exercised in a prescribed manner on or before the due date of filing return। ये सेम ही है, सेम ही है। बट यहाँ पे देखो, ये नोट और ये नोट में फर्क है।
ये पहला पार्ट सेम ही है कि आपको जिस साल में ऑप्शन एक्सरसाइज करना है वो रिटर्न फाइल करने के पहले करना है, मतलब 31 अक्टूबर एंड 30 नवंबर के पहले। वो समझ में आ गया सर। अभी ये नोट अलग था, ये नोट में क्या बोला, एक बार तुमने कंपनी फॉर्म कर दी तो उसके फर्स्ट ईयर में तुमको बताना है। यहाँ पे क्या लिखा है, द ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज इवन इन अ लेटर ईयर। यहाँ पे ऑप्शन है कि तुम पहले कंपनी फॉर्म करो, इस साल नॉर्मल टैक्स दो, अगले साल 22% में आओ। बट एक बार तुम आ गए तो फिर वापस बाहर नहीं जा सकते। मतलब शादी अभी तय करो, मैरिज अगले साल किया तो चलेगा, यहाँ पे अलाउड है, यहाँ पे अलाउड नहीं है, लेकिन अगले साल कंपल्सरी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलेगा, मतलब यहाँ पे आप कोई भी कंपनी फॉर्म करो, एक साल पहले एक्सपीरियंस लो क्या हो रहा है ना। एंड फिर हाँ, बट जब तक आप ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करोगे तब तक 22% से नहीं, आपको नॉर्मल टैक्स ही देना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि ऑब्जर्वेशन मोड पे रहो। ये ऑप्शन अगर आपको ऑप्ट करना है तो गवर्नमेंट को रिटर्न में बताना पड़ेगा। विदाउट इन्फॉर्मिंग यू कैन नॉट ऑप्ट। आर यू गेटिंग? रिटर्न में आपको बताना पड़ेगा कि हम अल्टरनेट टैक्स रेजिम में जा रहे हैं मतलब आपने ऑप्ट किया है, तो वो उनका कहना है। ठीक है, तो ये एग्जिस्टिंग कंपनी जो है उनके लिए है, ये नए कंपनी के लिए है। तो ये लोग ऑब्जर्वेशन मोड पे देख रहे हैं कि उसकी वाट कैसी लगती है, फिर उसकी कितनी वाट लगती है अपन देखते हैं, फिर उतना वाट अपने को ओके तो अपन भी जाएंगे। ये ऊपर नोट दिया था ना, ये सेम ही है। अपने पढ़ा था ना कि सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीन नहीं चलेगा, बट अपने जो 10W में पढ़ा था कि बाहर का घर है तो चलेगा। एंड उसका वैल्यू 20% से नहीं होना चाहिए ज़्यादा। तो ये अपन ने 10W में पढ़ा है। ऊपर लिखा था ना कि सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीन नहीं चलेगा, बट इंडिया के बाहर का सेकंड हैंड चलेगा। कौन सा? जो अपन ने 10W मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा था वही है। तो यहाँ पे लिखो रिफर 10W, वो पेज नंबर लिख दो, वही है। ठीक है, तो ये थे टैक्स रेट्स। तो मतलब इस लेक्चर मैंने क्या किया, मैंने एग्जीक्यूटिव में जो आपने पढ़ा था वो रिवीजन लिया एंड ये दो नए सेक्शंस ऐड करके दिए। बाकी तो सब आपने पढ़ा था कुछ भी, और एक डिविडेंड का मैंने नई चीज़ पढ़ाई। तो यहाँ पे अपन ने टैक्स रेट्स क्या किया, अपन ने भी यहाँ पे कवर किए हैं। ठीक है, नाउ अभी ये मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स होता क्या है, मैं आपको इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये लायक हो गया वो भी आपको बताता हूँ। पहले इसका स्टोरी क्या मैं आपको बताता हूँ, आप लिख लो आपके नोटबुक पे। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स एप्लीकेबल फॉर कॉर्पोरेट एसएससी। अभी क्या होता था, देखो पहले ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हम क्या करते थे, हम इनकम निकालते थे एज पर इनकम टैक्स एक्ट एंड फिर उस पर हम टैक्स देते थे। अभी होता क्या था, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम क्या होगा, ये बहुत सारे कॉर्पोरेट्स क्या करते थे, ये टैक्स में गड़बड़ी करते थे, हेराफेरी करते थे। कैसे? अभी कुछ लोग तो इनकम टैक्स बेनिफिट लेते थे, जैसे अपने पढ़ा था ना सेक्शन 35AD, अगर अपने एसेट लिया तो 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू माना जाता है। देन साइंटिफिक रिसर्च में 100% का बेनिफिट मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे सेक्शन है जहाँ पे एडिशनल डेप्रेशन मिलता है कि एसएससी को इनकम टैक्स में तूफान बेनिफिट्स दिए हैं, 150% का बेनिफिट दिया है बहुत सारी जगह पे। तो इस बेनिफिट की वजह से क्या होता है, उसका प्रॉफिट तो रहता है बट टैक्सल प्रॉफिट बहुत कम हो जाता है एंड फिर वो टैक्स पे नहीं करते हैं। ठीक है, ये पहला प्रॉब्लम है। कुछ लोग चोरी करके टैक्स नहीं पे करते, कुछ लोग क्या करते हैं, इनकम टैक्स के प्रोविजन की हेराफेरी करते हैं, टैक्स इवेजन करते हैं, जो अपन ने पहले चैप्टर पढ़ा था इसके पहले, और टैक्स देते नहीं है। अभी प्रॉब्लम यह है गवर्नमेंट को कि इंडिया में अगर 100 रुपये टैक्स कलेक्ट हो रहा है तो उसमें से 96 रुपीज़ ये कॉर्पोरेट लोग भरते हैं। अगर इंडिया में एग्जाम्पल दे रहा 100 रुपये टैक्स कलेक्ट हो रहा है तो 90 to 95 रुपीज़ कॉर्पोरेट देते हैं। मतलब आप बोल सकते हैं कि पूरा इंडियन इकोनॉमी इनके पैसे पे चलता है। अभी इन लोगों ने ऐसे करे हेरा फेरी की, ये उन्होंने इनकम टैक्स के इतने सारे बेनिफिट्स दिए तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा ही नहीं ना, एंड टैक्स नहीं मिलेगा तो कंट्री कहाँ पे चलेगी। आप में जो टैक्स देते हैं वो उसके लिए गवर्नमेंट के लिए 4% है, मतलब वो माइनॉरिटी रेवेन्यू। गवर्नमेंट को आप कितना टैक्स देंगे अपन में,
सोचो रिलायंस, टाटा, टीसीएस हजारों करोड़ में टैक्स देते हो, हजारों करोड़ में। अपन कितना टैक्स देंगे आपको पता है, मेरे को पता है। तो ये गवर्नमेंट को बहुत तकलीफ होती है, उनको रेवेन्यू नहीं मिल रहा था। तो गवर्नमेंट ने, अच्छा इसके हिसाब से हम कितना टैक्स देते थे? अच्छा मेरे को बताओ, मैट में वो अभी जो दो सेक्शंस पढ़े हैं वो आएंगे क्या? नहीं। अगर आप वो 2 सेक्शन है तो आपके मैट एप्लीकेबल नहीं होगा, एडवांटेज है। तो यहाँ पे वो 115 वो नहीं आएंगे यहाँ पे, ऐसे अपन लेते थे। तो इसमें क्या होता था, आप टैक्स कम पे करते थे या कुछ लोग पे ही नहीं करते चोरी करके, तो गवर्नमेंट को उनको पकड़ना था। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इनकम को अलग बेसिस पे कैलकुलेट किया एंड उसका नाम दिया उन्होंने कंपनी एक्ट बुक के हिसाब से इनकम निकाला। यस, कंपनी एक्ट में इतने सारे बेनिफिट्स नहीं है ना, तो वहाँ पे लोगों का प्रॉफिट ज़्यादा आने लगा इन चोरों को पकड़ने के लिए। एंड फिर इस पर अप्लाई हो गया। सो इनकम एज पर कंपनी एक्ट बुक प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं वो कैलकुलेट किया जाएगा एंड उस पर अप्लाई होगा मैट एट 15%। सो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का रेट पहले 18.5 था, लास्ट ईयर रिफाइनेंस एक्ट 19 ने उसको 15% कर दिया था, तो अब ये 15% आपको देना पड़ेगा, करेक्ट ना? एंड अच्छा ये इसमें प्लस सरचार्ज, इसमें भी प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, एंड इसमें से जो हायर आता है ना वो अपने को पे करना है, विच एवर इज हायर। मतलब अभी कंपनीज के लिए 2 तरह से प्रॉफिट निकाला जाएगा। एक एज पर द बुक प्रॉफिट कॉन्सेप्ट जो मैं आपको इस बार पढ़ाने वाला हूँ, ये अपन ने ऑलरेडी पीजीपीपी में पढ़ा है, कौन से एक्सपेंस अलाउड है कौन से डिसअलाउड है। सो ये करेक्ट ना? तो इनकम टैक्स का प्रॉफिट ऑलरेडी अपने पास है। अभी अपने को क्या करना है, कंपनी एक्ट के हिसाब से बुक प्रॉफिट निकालना है। मतलब फॉर्मेट जो है P&L का जो फॉर्मेट है वो कंपनी एक्ट का लिया गया है, कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स का ही है, करेक्ट ना? सो यहाँ पे आप एक काम करो, ये ऐसे मत लिखो, आप इतना लिखो यहाँ पे बुक प्रॉफिट लिखो, क्या है एज पर कंपनी एक्ट मत लिखो, बुक प्रॉफिट लिखो। हाँ, एंड ये बुक प्रॉफिट निकालने के लिए जो अपन अकाउंट्स बनाने वाले हैं वो एज पर कंपनी एक्ट होगा। मैं आगे पढ़ता हूँ आपको बताता हूँ, अभी वो आप छोड़ दो अकाउंटिंग कैसे होगा। तो 2 तरह के प्रॉफिट आपका निकाला जाएगा कंपनी के लिए, सभी कंपनी डोमेस्टिक फॉरेन। 1 एज पर बुक प्रॉफिट, 1 एज पर नॉर्मल इनकम टैक्स जो आपने पढ़ा है। बुक प्रॉफिट में आपको इस चैप्टर में पढ़ाने वाला, वही मेरा काम है कि बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे होता है ये मेरे को आप सबको पढ़ाना है। उसमें 15% प्लस सेस सरचार्ज जो भी आपको गवर्नमेंट को पे करना है। नाउ इसलिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। तो वहाँ पे जो लिया ना आपके नोट्स में लॉजिक, तो ये लॉजिक के 2 कारण हैं। पहला कारण क्या बताया कि कुछ लोग टैक्स देते नहीं, पर्पसफुली कम टैक्स देते हैं, कुछ लोग इनकम टैक्स के बेनिफिट की वजह से टैक्स नहीं देते, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू अफेक्ट हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हमको तो मिनिमम टैक्स चाहिए देश चलाने के लिए। अब इसमें एक SEC का कंसर्न था कि ठीक है, लेट्स से मेरा नॉर्मल टैक्स 20 लाख है एंड एज पर दिस 30 लाख है, तो नेचुरली जो पे करना है वो 30 लाख पे करना है, विच एवर इज हायर। बट SEC का कहना है तुम कल कुछ भी लॉ बनाओगे, यहाँ पे कुछ और कैलकुलेशन लेके आओगे, मेरे को बोल के 40 लाख भर, फिर यही भरना है तो इनकम टैक्स क्यों दिया ना, उसको रद्द कर दो, खत्म कर दो उसको, करेक्ट ना? कि लोगों ने चैलेंज किया कि फिर इनकम टैक्स का यूज किया है ना, अगर हमको विच एवर इज हायर देना है तो जब इनकम टैक्स का हायर रहेगा तो वो देना है, एंड हमेशा यही हायर आएगा, तो यही सब तो इनकम टैक्स रखो ही मत, है ना? तो फिर इनकम टैक्स के क्रिएटिवली भी लोगों ने क्वेश्चन उठाया कि फिर इनकम टैक्स की जरूरत क्या है। हाँ, जब इनकम टैक्स जाता है तो देंगे, बट अदरवाइज विच एवर इज हायर बोला है ना, तो जब हम बुक प्रॉफिट देते हैं तो इनकम टैक्स का कैलकुलेशन का पूरा वैल्यू खत्म हो जाता है। और ऐसे तुम कल कुछ भी लॉ बनाओगे, हमसे ज़्यादा टैक्स लोगे, फिर इनकम टैक्स खत्म कर दो, इसके साथ हम टैक्स भरते हैं। तो गवर्नमेंट को कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ा। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, आप चिंता मत करो,
आपको इसका मैट क्रेडिट मिलेगा। कितना था मैट क्रेडिट? 30 लाख माइनस 20 लाख, 10 लाख रुपीज। जैसे आप सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करते थे ना बिजनेस लॉस 8 साल में, ये 15 साल में आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो जिस साल में आपने गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पैसा दिया है, यहाँ पे जैसे अपने 10 लाख एक्स्ट्रा दिया है, उसको बोलते हैं मैट क्रेडिट। ये अगली बार सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, जो मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ, थोड़ा समय दो, वो एडजस्ट होगा। 15 साल में आपको एडजस्ट करने को बोला है। 15 साल में अगर आप एडजस्ट नहीं कर पाए तो फिर डेफिनेटली आपने गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा दिया है। तब तक आप नहीं बोल सकते कि आपने गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा दिया है। ठीक है, तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट। अभी मैंने इतना पढ़ाने के बाद आपके मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए रहेंगे। दोस्तों बहुत बड़ा टॉपिक है, 4-5 घंटे का टॉपिक है, घाई मत करना, धीरे धीरे एक एक चीज़ मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ठीक है, एटलीस्ट आपको लॉजिक तो समझाना कि अपन जो पढ़ने जा रहे हैं गवर्नमेंट ने क्यों लाया है। रट्टा मार के पढ़ने से तो बेटर है कि समझ के पढ़े। ठीक है, सो थोड़ा देर कन्फ्यूजन रहेगा, जैसे अपन आगे बढ़ेंगे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। The logic behind MAT. It was observed by lawmakers that many companies were showing huge profit in the P&L account in AGM. मतलब अकाउंट के हिसाब से बहुत प्रॉफिट दिखता है, लेकिन इनकम टैक्स में वो बहुत सारे बेनिफिट्स क्लेम करने के बाद टैक्सेबल प्रॉफिट बहुत कम हो जाता है। तो कंपनी एक्ट में देखो, कंपनी एक्ट में देयर इज नो एडिशनल डेप्रिसिएशन, देयर इज नो 100% बेनिफिट, तो कंपनी एक्ट में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दिखता है, बट इनकम टैक्स के हिसाब से जब हम उसको बनाते हैं तो प्रॉफिट बहुत कम हो जाता है। And distribute huge dividend. At the same time, these companies were not declaring any income under the income tax act, since their taxable profit as per income tax were nil. Correct? Nil क्यों होता था? Because of so many exemptions. This variance in P&L as compared to Companies Act and as compared to Income Tax Act was mainly because of the rates of depreciation in two acts. The companies provided lesser depreciation under Companies Act so that they can declare more dividend. उनका financial statement का position strong दिखे, एंड इनकम टैक्स में वो ज़्यादा दिखाते थे, सो दैट इनकम कम दिखाए, एडिशनल डेप्रिसिएशन ये वो क्लेम करके। द लॉ मेकर फेल्ड दैट द सच कंपनी शोज बुक प्रॉफिट अंडर कंपनीज एक्ट एंड नो इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट मस्ट बी मेड टू पे मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। तो बुक प्रॉफिट का मतलब एज पर कंपनी एक्ट, जो मैंने आपको पहले लिख के दिया था, इसलिए उसका नाम रखा बुक प्रॉफिट। बुक का मतलब एज पर अकाउंट्स, कंपनी एक्ट के हिसाब से इतना प्रॉफिट दिख रहा है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उस बुक प्रॉफिट पे 15% टैक्स लगाया, जो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ, मतलब आज मतलब धीरे धीरे। एंड इनकम टैक्स कैसे निकालते वो तो एग्जाम में आपको दिया जाएगा, सो डोंट वरी, यू नीड नॉट रिमेंबर पीजीओपी ऑल द प्रोविजन, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, सो दैट विल बी गिवन टू यू कि प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स 2 lakhs, यू नीड टू एसेर्टेन प्रॉफिट एज पर कंपनी एक्ट विच इज बुक प्रॉफिट, उस पर टैक्स निकालो, जो हायर है वो कंपनी को पे करना है, गवर्नमेंट को। ठीक है, नाउ मिनिमम अल्टरनेट टैक्स देखो, सेक्शन 115 JB, अच्छे से सेक्शन लर्न करना, रटना है सेक्शन। वेरी इनके सब कंपनी, अच्छा कंपनी बोला है तो सभी कंपनीज कवर्ड है जो पहले 2 पेजेस पे है। फॉरेन कंपनी भी, इनकम टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम एज कंपेयर टू इनकम टैक्स लेस देन 15% ऑफ बुक प्रॉफिट, सच बुक प्रॉफिट शैल बी डीम्ड टू बी द टोटल इनकम ऑफ द एसईसी। ठीक है, मतलब अगर 15% से क्या बोले, देखो कि आपके बुक प्रॉफिट पे जो टैक्स आ रहा है एंड नॉर्मल प्रॉफिट पे टैक्स आ रहा है, तो बुक प्रॉफिट का टैक्स अगर ज़्यादा है तो वो उस बुक प्रॉफिट को ही डीम टू बी प्रॉफिट माना जाएगा, जो कंपनी एक्ट के हिसाब से बना है। लेकिन एक स्पेशल केस है जहाँ पे ये रेट 9% होगा। ये कौन सा है? अगर आपका यूनिट है कहाँ पे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ये क्या होता है, ये मैंने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है, और एक बार बताता हूँ। दिस इज नथिंग बट SEZ जोन आउटसाइड इंडिया। वहाँ पे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं एंड आपकी कंपनी है एंड अगर इंडियन कंपनी है तो एवरी इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया एंड एवरी इनकम इज सब्जेक्ट टू मैट, तो उस इनकम पे 9% लगेगा टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब फॉर द गुड रिलेशन फ्रॉम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू उस पर टैक्स कम लगा है। देखो, वेयर द SEC कंपनीज यूनिट इज लोकेटेड इन IFSC, डिराइव इनकम सोल्ड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए, पैसा इंडिया में कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आना चाहिए। इंस्टेड ऑफ 15% आपको देना है 9%, एंड ये मैंने दिया है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। नाउ ये टैक्स रेट मैंने आपको बता दिया है। नाउ अभी इफेक्टिव रेट ऑफ मैट क्या होंगे,
अभी इसके लिए आपके पास कैलकुलेटर होना ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है? कैलकुलेटर होना क्या है आपके पास ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूँ। अप टू 1 CR, 1 to 10 CR एंड ये 3 है। अच्छा अभी देखो व्हाट इज द मैट रेट, इस टेबल का हेडिंग क्या है आप पहले समझ लो, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो जिस कंपनी का इनकम 1 करोड़ के अंदर है, डोमेस्टिक हो या फॉरेन। अच्छा वन मोर थिंग, ये जो मैंने आपको रेट्स बताया ना, ये बुक प्रॉफिट का जो 15% है वो फॉरेन कंपनी के लिए भी है। यहाँ पे फर्क है 30 एंड 40 है। सो अंडर इनकम टैक्स एक्ट फॉरेन कंपनी के लिए डोमेस्टिक के लिए अलग रेट है, बट व्हेन इट कम्स टू बुक प्रॉफिट डोमेस्टिक कंपनी हो फॉरेन कंपनी हो 15% ही लगेगा। ओके, सो मैट इज सेम फॉर ऑल द कंपनीज। आपने जो पढ़ा है ना कंपनी लॉ में, जिनको कंपनी डिफाइन किया, सेम डेफिनेशन यहाँ पे भी है 15%। तो बताओ अगर इनकम 1 करोड़ के अंदर है तो क्या लगेगा? 15 + 4% सेस, सो 15 + 4%, सो 15.6%। इसको बोलते फिक्ट। अभी 1 से 10 करोड़ है तो डोमेस्टिक कंपनी के लिए 7% सरचार्ज, तो 15 + 7% + 4%, 16.692%। 15 + 10% + 4%, नहीं गलत हो गया कुछ तो भी, हाँ बराबर है। 15 + 7% + 4% बराबर है। एंड फॉरेन कंपनी के लिए ये रेट 5% है, तो 15 + 5% + 4%, वही रेट वो टेबल में दिए है। अगर वहाँ पे गड़बड़ है तो उसको चेंज कर लेना। एंड अबाउट 10 CR है तो 12%, सो 15 + 12% + 4%, $15 + 5% + 4%। ये यहाँ पे चाहिए एक्चुअली, यहाँ पे गलत हो गया, 2% चाहिए ना। 15 + 2% + 4%, ठीक है। तो एक बार चेक करो, पहले तो सेम रहेगा, दूसरे में 15 + 7% + 4% बराबर है, 15 + 12% + 4% बराबर है, 15 + 2% + 4% बराबर है, 15 + 5% + 4% बराबर है। सो इसको बोलते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ मैट। आपके नोट्स में ऑलरेडी दिया है, लिखने की ज़रूरत नहीं, बस मेरे को आपको कैलकुलेशन दिखाने थे इसलिए मैंने आपको टेबल बना के दिया। इट्स ऑलरेडी देयर इन बुक्स। खाली अगर वहाँ पे कुछ अमाउंट इधर उधर तो उसको चेंज कर लेना, मोस्टली नहीं रहेगा बट रहेगा तो, ठीक है। चलो नाउ अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है, P&L अकाउंट टू बी प्रिपेयर्ड एज पर द कंपनी एक्ट। जो मैंने लिख के दिया था ना कि ये जो बुक प्रॉफिट निकाला जाएगा ये कंपनी एक्ट के हिसाब से जो P&L बनता है उसी के हिसाब से होगा। तो ये जस्ट इंफॉर्मेशन है, करेक्ट ना, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाउ प्रोसीजर फॉर कैलकुलेशन ऑफ मैट, ये मैं आपको डायरेक्टली पढ़ाऊंगा। खाली कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपको बताना चाहूँगा। ये अभी आप सबने एडवांस टैक्स पढ़ा है, एंड एडवांस टैक्स अपने को प्रीवियस ईयर में देना पड़ता है। अपना प्रीवियस ईयर है 2021। अभी अपन क्या करेंगे, देखो कॉमन एसएससी इनकम टैक्स के हिसाब से अपन इनकम एस्टिमेट करेंगे एंड अपन उसके हिसाब से एडवांस टैक्स भरेंगे। लेट से इनकम टैक्स के हिसाब से आपका इनकम 5 करोड़ है, कंपनी ने 5 करोड़ पे एडवांस टैक्स निकाला। परसेंटेज आपको पता है 15%, 30%, 30%, 25%, उसमें कुछ अमेंडमेंट नहीं हुआ है, वो आपने भर दिया। बट बुक प्रॉफिट में वो प्रॉफिट 6 करोड़ आ गया, तो इशू राइज हुआ कि ये जो एक्स्ट्रा 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है ड्यू टू दैट कॉन्सेप्ट ऑफ बुक प्रॉफिट, इज दिस सब्जेक्ट टू एडवांस टैक्स? तो आंसर इज यस।
एंड इफ इट इज सब्जेक्ट एडवांस टैक्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ये बुक प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेट किया जाएगा, तो नेचुरली उसके ऊपर का एडवांस टैक्स का पेमेंट आपका पेंडिंग रहेगा, एंड इसलिए 234B एंड सी में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 234B एंड सी आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है, याद आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो जय माता दी। कोई एग्जाम में कैलकुलेशन नहीं पूछेगा, जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अब इसमें देखो अपनी गलती कुछ भी नहीं है, बट दीज आर द डेंजरस प्रोविजन, क्योंकि बुक प्रॉफिट तो एट द एंड ऑफ द ईयर ही पता चलेगा, कंपनी एक्ट में थोड़ी एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट है। तो जब वो अकाउंट्स एजीएम में फाइनल होंगे, उस प्रॉफिट के हिसाब से बुक प्रॉफिट निकाला जाएगा, जो मैं आपको सिखाऊंगा। मर गए ना फिर अपन। तो वो इनकम 6 करोड़ निकला, मैंने 5 करोड़ रुपये भरा है ना, तो जो एक्स्ट्रा टैक्स आएगा, हाँ बट करेक्ट ना, हाँ बट ये एडवांस टैक्स जैसे समय 15% से कैलकुलेट होगा, मतलब खाली इनकम कंपेयर मत करो, टैक्स शुड बी मोर, क्योंकि ये 5 करोड़ पे 30% है, ये 6 करोड़ पे 15% है, सो रेट हाफ है। तो ये आपको अगर बुक प्रॉफिट के हिसाब से टैक्स ज़्यादा आ रहा है तो उसका भी अपना एडवांस टैक्स भरना चाहिए था, हाँ, लेकिन वो तो हमको बाद में पता चलेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हमको वो नहीं समझता, हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। देन मैट प्रोविजन आर आल्सो एप्लीकेबल टू फॉरेन कंपनी, मैंने बता दिया, लिख के दिया है। अभी काफ़ी स्टूडेंट मेरे को व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछते हैं, और वो सही क्वेश्चन है कि सर ये तो हमसे इंटरेस्ट ले रहे, समझ में आ गया, अभी लॉ बन गया है, आप में कुछ नहीं कर सकते अदर देन नागिन डांस, दैट्स ओके। नाउ इशू इज, सर आपने जो अभी कॉन्सेप्ट कहा था मैट क्रेडिट, कि अगर मैंने मैट गवर्नमेंट को ज़्यादा दिया है तो 15 साल वो पैसे मेरे यूज़ करेंगे, करेक्ट ना, और मैं 15 साल में अगर एडजस्ट नहीं कर पाया तो उनके पैसे हो गए, ठीक है, तो वो हमको इंटरेस्ट देंगे क्या फिर? क्योंकि अगर कम दिया तो दे आर टेकिंग इंटरेस्ट फ्रॉम अस, नाउ दे हैव टेकन एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम अस बिकॉज आवर बुक प्रॉफिट इज मोर देन प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट। आंसर इज यस, आपको इंटरेस्ट मिलेगा 0% से। 0% मतलब आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, है ना, खतरनाक प्रोविजन है, नीचे पढ़ने वालों में आपको बता दिया। तो आपने जो एक्स्ट्रा पैसे दिया उस पर कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, गए काम से। तो या तो आपको रिफंड, मतलब या तो एडजस्ट होगा, नहीं तो स्वाहा, थैंक यू वेरी मच हो जाएगा। नाउ ठीक है, चलो नाउ चलो अभी यहाँ पे अपन एक ब्रेक लेते हैं, एंड फिर ब्रेक के बाद में अगला लेक्चर थोड़ा बड़ा रहेगा, मेरे को पूरे कैलकुलेशन सिखाना है, फिर अपन अगले लेक्चर में बाकी का पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक ले लो, इतना पूरा रिवाइज कर लो जो मैंने 1 सवा घंटे में पढ़ा है, एंड फिर अपन आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच।